हेलो वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उड़ान कैंपस बरवाड़ा यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हरियाणा जीके का नामकरण का हमारा टॉपिक चला हुआ था, उसमें हमने स्टार्टिंग की थी मनुस्मृति से। तो मैंने बताया था कि सबसे प्राचीन जो स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति, और इस मनुस्मृति में हरियाणा का जो नामकरण किया गया था हरियाणा का नामकरण था ब्रह्मरथ। बर्मा की उत्तरवेदी और बरम ऋषि प्रदेश। आज मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। वो कंसेप्ट क्या है? जैसे एक होता है फैक्ट, एक होता है कंसेप्ट। वो फैक्ट से कैसे कंसेप्ट बनता है, क्योंकि ये चीजें जो मनुस्मृति की रचना हुई थी वो सारी की सारी रचनाएं हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में की गई, और कुरुक्षेत्र में जो रचना हुई है वो सरस्वती नदी के किनारे की गई थी, क्योंकि हरियाणा इसी नदी के किनारे बसा हुआ था। और जो मनु वैवस्वत नाम के ऋषि हैं, मनु वैवस्वत नाम के जो ऋषि हैं, मनु वैवस्वत ऋषि जी ने हरियाणा के अंदर मनुस्मृति की रचना की है, जिसमें हरियाणा का जो नाम दिया गया ब्रह्मरथ, बर्मा की उत्तरवेदी या बरम ऋषि प्रदेश। और यही ब्रह्मरथ हरियाणा का क्या कहलाता है? प्राचीन नाम कहलाता है। और मनु वैवस्वत जो ऋषि हुआ करते थे, इनकी कुल 4 संतानें हुआ करती थी। पहली संतान का नाम था इक्ष्वाकु, दूसरी जो संतान थी उसका नाम था परशु, तीसरी जो संतान थी उसका नाम था सुदुमन, और चौथी जो संतान थी उसका नाम था सरयाती। 4 संतानें इसकी हुआ करती थी, और लास्ट की जो 2 संतानें हैं वो हरियाणा में आकर बसी थी। सुदुमन के पास जो अक्षेत्र हरियाणा का मिला था वो उत्तर पूर्व का भाग था, और सरयाती के पास जो इलाका मिला था वो दक्षिण पश्चिम का भाग था। कहानी क्या बनती है कि जो सुदुमन है उसके पास सरस्वती से लेके सतलुज तक का क्षेत्र है। सरस्वती से सतलुज का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा किसके अधीन हुआ करता था? सुदुमन के पास था। और जो दक्षिण पश्चिम का एरिया है, जिसके अंदर नारनौल आता है, मेंदरगढ़, मेवात, ये जो क्षेत्र आते हैं, ये दक्षिण पश्चिम का पार्ट किसके अधीन हुआ करता था? सरयाती के अधीन हुआ करता था। और ऐसा बताया जाता है कि सरयाती की कोई संतान नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक कन्या को गोद लिया था जिसका नाम था सुकन्या, और उसी सुकन्या की जो नारनौल के कुलताजपुर गांव में ढोसी की पहाड़ी है, जहां चमन ऋषि रहते थे, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। कहानी बढ़ती है कि जैसे सरयाती की मृत्यु के बाद अब सुदुमन के पास दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र आ जाएगा, और सुदुमन चुन लेता है अपने उत्तराधिकारी। सुदुमन का जो उत्तराधिकारी था, सुदुमन का उत्तराधिकारी सबसे पहले जो बना था उसका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा के बाद उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो चुना उसका नाम था आयु। आयु के बाद जो उत्तराधिकारी बनेंगे उसका नाम था नाहूस, और नाहूस के बाद जो उत्तराधिकारी बनेंगे वो बनेंगे ययाति। HSSC इस ययाति का ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगी। इतना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदुमन का उत्तराधिकारी कौन है? पुरुरवा। पुरुरवा का उत्तराधिकारी कौन है? आयु। आयु का कौन है? नाहूस। और नाहूस का कौन है? ययाति। यही बात फैक्ट से कंसेप्ट की ओर जाती है कि कंसेप्ट होता क्या है? कंसेप्ट वो होता है कि जैसे आप फैक्ट जोड़ोगे तभी आप उसका कंसेप्ट निकालोगे। वो कंसेप्ट कैसे निकलेगा? वो कंसेप्ट है कुरुक्षेत्र का, जिसको पूरी हरियाणा जीके की अगर मैं बात करता हूं, यूट्यूब के ऊपर भी अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा जीके कैसे टीचर ही नहीं है कोई भी जो इस कंसेप्ट को खोल देता है। वो कंसेप्ट कैसे बनता है?
तो आइए हमारे साथ बने रहिए उड़ान कैंपस बरवाला यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको सारी प्रॉपर जानकारी यहाँ मिलेगी। और ययाति का जो क्वेश्चन बनता है वो ययाति का क्वेश्चन बनता है कि बताइए ययाति ऋषि का संबंध हरियाणा में कहां से माना गया है। तो ययाति ऋषि का संबंध हरियाणा में कुरुक्षेत्र से माना गया है। अब कहानी क्या बनती है, जैसे ही सबसे प्राचीन ग्रंथ की अगर बात करता हूं, सबसे प्राचीन ग्रंथ आया था ऋग्वेद। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद का जो 8वां मंडल आता है, 8वां मंडल की 25वीं सूक्ति की 22वीं ऋचा के अंदर हरियाणा का नाम दिया गया रस्तम हरियाणा। और उसी रस्तम हरियाणा की अगर बात करूं, उसमें एक शब्द आता है पंचजन्य, और वो पंचजन्य शब्द दर्शाता है 5 आर्यों के कबीले। कंसेप्ट यहां ययाति के साथ उसका भी जुड़ना है। आर्यों के 5 कबीले, और उन कबीलों में से एक कबीला माना जाता है पुरु कबीला, और एक कबीला माना जाता है भरत कबीला, जिसके नाम से भारत की उत्पत्ति हुई। इस भरत कबीले का जो प्रतापी राजा है, राजा सुदास हुए हैं, जो अभी पीछे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था, सुदास किसके पुत्र थे, तो राजा दिवोदास के पुत्र होते थे। यानी भरत कबीले का जो राजा हुआ करता था दिवोदास, और दिवोदास के बाद इसी का पुत्र सुदास प्रतापी राजा भी कहलाया। पुरु कबीला और भरत कबीला जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नया वंश बनता है, और उस वंश का नाम है कुरुवंश। आइए दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, HSSC के द्वारा वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है 16 महाजनपदों में से किन 2 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में से किन 2 महाजनपदों में हरियाणा के भाग शामिल किए गए थे। हरियाणा के भाग शामिल किए गए। क्या बताया है, 16 महाजनपद। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर, सबको आता होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि HSSC के एग्जाम में कम से कम 15 से 20 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में से कौन से 2 महाजनपद ऐसे थे जिनमें हरियाणा के भाग शामिल किए गए थे, और उसका आंसर आता है कुरु और पांचाल। अभी मैंने बात की थी आपके साथ कि फैक्ट क्या होता है और कंसेप्ट क्या होता है। ये सिर्फ जो लिखा है ये अभी एक फैक्ट है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन जो कुरु है, अब इस कुरु का कंसेप्ट बना दिया कि ऋग्वेद के अंदर एक पंचजन्य शब्द आता है, और यही पंचजन्य शब्द भगवान श्री कृष्ण के शंख का भी नाम कहलाया महाभारत के अंदर। और वो पंचजन्य, पंच का मतलब होता है 5, 99 के अंदर जन्य होता है जने, यानी 5 जने कौन थे, वो आर्यों के 5 कबीले थे, जिनमें से एक कबीला पुरु और एक कबीला भरत कबीला है, और इन दोनों ने मिलकर एक वंश बनाया, और उस वंश का नाम क्या था, कुरुवंश। और यही कुरुवंश आगे चलकर 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्से का भाग कौरवों का कहलाता है, और एक हिस्से का भाग किसका कहलाता है, पांडवों का कहलाता है। कौरव और पांडवों के बीच आपको पता है 900 BC के अंदर युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं, महाभारत या जय संहिता का युद्ध कहा जाता है। और 11 सेना कौरवों की थी, 7 सेना पांडवों की थी, जिसके कारण पांडवों की जीत हो जाती है और कौरवों की हार हो जाती है। अभी एग्जाम में पीछे क्वेश्चन भी आया था कि बताइए 48 कोश भूमि, कितने अक्षेत्र पर युद्ध लड़ा गया था, तो वो 48 कोस भूमि की जिसके ऊपर युद्ध लड़ा गया था। 18 दिन लड़ाई चली थी, 18 दिन लड़ाई चली है, 18 अक्षौणी दल, 18 सेनाओं ने उसके अंदर भाग लिया है। पहला जो वंश है वो खुला। दूसरा एक और कबीला आता है जिसका नाम है करीबी कबीला, करीबी कबीला, और एक कबीला आता है जिसका नाम है त्रुष नाम का कबीला। जब दोनों आपस में मिलेंगे
तो एक नया वंश बना देते हैं और उस वंश का नाम क्या है? उस वंश का नाम है पांचाल वंश। कौन सा वंश? पंचाल वंश। तो जो ये पंचाल वंश है करीबी कबीला और तुर्गुश कबीला दोनों के मिलने से बना। अभी देखो मैंने यहां लिखा है कि 16 महाजन पदों में से कौन से 2 महाजन पद ऐसे हुए हैं जिनके भाग हरियाणा के भाग में उनमें शामिल थे? तो उसका आंसर आता है कुरु और पंचाल। ये एक सिर्फ फैक्ट था और मैंने अभी इसका क्या बना दिया? कंसेप्ट बना दिया। वो कंसेप्ट क्या है कि पुरु और भरत जब मिले तो कुरु वंश बना, और करीबी कबीला और तुर्गुश कबीला अगर मिले तो कौन सा वंश बना? पंचाल। इसी तुर्गुश कबीला के नाम से ही हरियाणा के अंदर एक टोहाना शहर जिसको 5 नहरों का नगर कहा जाता है, वो तुर्गुश कबीला के द्वारा बसाया गया क्षेत्र था। और इसी में साथ एक क्वेश्चन और अटैच कर सकते हो आप, 5 नहरों का राजा अगर पूछे तो फिरोज शाह तुगलक आता है। और जो तुर्गुश कबीला है इन्होंने कौन सा शहर बसाया? तो आपका आंसर क्या आता है? टोहाना शहर बसाया। और इसी टोहाना को 5 नहरों का नगर किस व्यक्ति ने कहकर पुकारा है? तो मैं आपको बता देता हूं, हर्षवर्धन के काल में एक चिन्ह यात्री हुआ करते थे हवेन सांग, जिन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है। अभी एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे मैंने बताया कि एक कबीला पुरु भरत, एक करीबी और एक तुर्गुश, इन्हीं में एक 5वां कबीला और होता था जिसका नाम है यदु कबीला। और यही अगर इस कंसेप्ट में आपको लेके जाऊं तो ययाति की संतानें ही मानी जाती हैं सारी की सारी। ययाति, देखो ये फैक्ट यहां अटैच होता है, ययाति की ही ये 500 के 5 कबीले संतानें मानी जाती हैं। जिस कारण मैंने बताया कि सुदुमन और सरयाती उस टाइम भी हरियाणा के 2 पोर्शन हुआ करते थे, एक उत्तर पूर्व का भाग, एक दक्षिण पश्चिम का भाग। अभी यही कंसेप्ट यहां दोहराया जाता है कि जो राजा कुरुवंश में प्रतापी राजा होंगे तो ये जब हरियाणा की जमीन के ऊपर आएंगे तो देखेंगे कि पूरी हरियाणा की जमीन के ऊपर जंगल है, और 2 हिस्से उस टाइम भी हैं, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व में बैठ जाएंगे राजा कुरु और दक्षिण पश्चिम में बैठ जाएगा पंचाल वंश। ये कुरुक्षेत्र का फैक्ट यहां भी है और आगे भी जुड़ेगा। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पोर्शन है राजा कुरु का, दूसरा मैं इसका क्वेश्चन खोलता हूं कि महाभारत काल के दौरान हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? अभी एक दूसरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि महाभारत काल के दौरान हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो आपका आंसर क्या आता है? आपको सभी को पता होगा कि इसका आंसर आता है बहुधान्यक प्रदेश। कैसे नाम पड़ा बहुधान्यक प्रदेश? ये पढ़ाने को तो सिर्फ एक फैक्ट है। क्या आप में से कोई बच्चा इसका कंसेप्ट जानता है? अगर जानता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कुरुवंश 16 महाजन पदों में से 2 महाजन पद बने, एक कुरुवंश और दूसरा पंचाल वंश। कुरुवंश के जो राजा हुए हैं प्रतापी राजा, उनका नाम था राजा कुरु, और राजा कुरु चले जाते हैं पंचालों के पास, क्योंकि राजा कुरु के पास उत्तर पूर्व का हरियाणा था और पंचालों के पास दक्षिण पश्चिम का इलाका था। यानी आप बोल सकते हो दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र, जो वर्धन वंश के बाद अनंग के नाम से मशहूर हुआ था। दिल्ली का जो क्षेत्र था वो पंचालों के पास था। जब राजा कुरु जाते हैं पंचालों के पास तो राजा कुरु ने पंचालों को हरा दिया था। अब राजा कुरु ने जब पंचालों को हराया है तो दक्षिण पश्चिम के ऊपर भी राज किसका आया? पंचालों का राजा है। अब राज दक्षिण पश्चिम में पंचालों का आया। पंचालों के बाद राजा कुरु ने अपना अधिकार इसके ऊपर जब जमा लिया तो राजा कुरु ने आकर देखा कि हरियाणा की जमीन पर बहुत सारे जंगल हैं, और इसी क्वेश्चन का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महाभारत काल के दौरान हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा को
किस नाम से जाना जाता था? तो आपका सभी का आंसर आता है बहुधान्यक प्रदेश, क्योंकि आप लोगों ने ये फैक्ट रटा हुआ है। आपको इसका कंसेप्ट ही नहीं पता है कि अगर बहुधान्यक से हटके कोई वर्ड पूछ लिया तो उसका आंसर क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, वो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कि जब राजा कुरु आकर देखेंगे, राजा कुरु ने आकर देखा कि हरियाणा की जमीन के ऊपर बहुत सारे जंगल हैं और आकर ये जंगलों को साफ करवा देते हैं। और जब जंगलों को साफ करवाया, जब जंगल साफ करवाए तो किस चीज के लिए करवाए होंगे? उन्होंने जंगलों को साफ करवा के हल चलाया। अगर यहाँ हल चलाया गया है तो क्या पैदा हुआ होगा? अनाज पैदा किया गया। अगर अनाज पैदा हुआ है तो आप मानोगे कि हरियाणा में किस युग की शुरुआत हुई है? तो कृषि युग की शुरुआत हुई। और कृषि अगर आएगी तो क्या आएगा? पशुपालन भी आएगा। अगर पशुपालन आया तो हरियाणा के अंदर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का क्या होगा? विकास होगा। या हरियाणा में कह सकते हो आप, संस्कृति और सभ्यता का क्या हुआ है? विकास हुआ। अब देखो, जितना एरिया उन्होंने साफ करवाया उस एरिया को हिंदी में बोल लेंगे अक्षेत्र, और जिस व्यक्ति के द्वारा साफ करवाया गया वो क्या बना? कुरुक्षेत्र। यही बात है कि मैंने हर एक पॉइंट में लिखा था कुरुक्षेत्र, वो ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा बसाया गया अक्षेत्र है। यही कारण है जब आप पॉलिटिकल हरियाणा जीके की पढ़ते हो तो उसमें क्वेश्चन आता है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम से विधानसभा सीट नहीं है, तो वो कौन सा है? कुरुक्षेत्र। क्योंकि इसकी विधानसभा सीट कहाँ है? थानेसर के अंदर है, क्योंकि थानेसर हर्षवर्धन की भी राजधानी हुआ करता था। और ये पहले तो हरियाणा के 2 पोर्शन मैंने लिखे थे पिछले टर्म के ऊपर, और अब लिखता हूं कि उस क्षेत्र को क्या कहने लगे हैं? कुरुक्षेत्र कहने लगे। और कुरुक्षेत्र के भी 2 हिस्से बनाए राजा कुरु ने। वो कौन कौन से क्षेत्र थे? एक उत्तर पूर्व का भाग था, उत्तर पूर्व में भी जंगल साफ करवाए और दक्षिण पश्चिम में भी जंगल साफ करवाए। अभी अगर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत के बाद, दिल्ली सल्तनत जब चली हुई थी तो उस टाइम भी दक्षिण के जंगलों को साफ करवाया गया था बलबन के द्वारा, क्योंकि बलबन के लड़के की हत्या कर देते हैं मेवाती लोग, मेव जाति के लोग हैं, तो वो वहां गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण करवा देता है। उत्तर पूर्व का भाग यहां भी जंगलों को साफ करवा के अनाज पैदा करके देखा, और दक्षिण पश्चिम में भी अनाज पैदा करके देखा, क्योंकि हल चलाएगा तो क्या पैदा होगा? अनाज पैदा होगा। अनाज पैदा उत्तर पूर्व में ज्यादा हुआ और दक्षिण पश्चिम में अनाज कम पैदा हुआ। जिस भाग में अनाज ज्यादा पैदा हुआ था उसी का नाम रखा गया था बहुधान्यक प्रदेश। ये आपका कंसेप्ट मैंने बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या था कि महाभारत काल के दौरान हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर सिर्फ बहुधान्यक प्रदेश ही आपको याद है। जिस दिन ये पूछ लिया जाए कि बताइए दक्षिण पश्चिम में जहां अनाज कम पैदा होता था और राजा कुरु के द्वारा उसका नाम क्या रखा गया था, तो उसका नाम रखा गया था खांडव प्रदेश। क्योंकि जहां अनाज कम पैदा होता उसका नाम दिया था उन्होंने खांडव प्रदेश। जब एचएसएससी ये क्वेश्चन पूछ सकती है तो हो सकता है कभी ना कभी एग्जाम में ये भी आ जाए कि बताइए जहां अनाज कम पैदा हुआ था या दक्षिण पश्चिम के भाग में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो उस टाइम हरियाणा का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम के भाग का खांडव प्रदेश। ठीक है, अनाज जहां ज्यादा पैदा हुआ बहुधान्यक, और इसी कारण इसका अर्थ बनता है, कई बार एग्जाम में भी आया कि इसका अर्थ क्या होता है? बहुत सारा अनाज। बहुधान्य का अर्थ होता है बहुत सारा अनाज। अब क्या हो जाता है कि जैसे इस भाग के अंदर मैंने बताया पहले कौन राज करते थे? पंचाल राज करते थे। यहां कौन राज करते थे? कुरु। अब राजा जो कुरु हैं वो जाते हैं पंचालों के पास, और पंचालों के पास जाएंगे तो इनको क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। अब उत्तर पूर्व का भाग तो राजा कुरु के पास पहले से ही है। जब पंचालों को हराया तो दक्षिण पश्चिम का भाग भी कहां किसके पास आ गया? राजा कुरु के पास आया। अब वो दोनों क्षेत्रों में तो नहीं जा सकता, एक क्षेत्र में रहेगा, वो तो उत्तर पूर्व में रहेगा, क्योंकि उत्तर पूर्व में राजा कुरु ने बरम सरोवर को सबसे पहले खुदवाया। और दक्षिण पश्चिम में जाने के लिए राजा कुरु अपने उत्तराधिकारी चुन लेता है।
तो राजा कुरु ने अपने उत्तराधिकारी चुने हैं और अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसको चुना गया है? तो इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना है राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित ने भी अपना एक उत्तराधिकारी चुना था जिसका नाम था जहू, और जहू ने भी अपना एक उत्तराधिकारी चुना था जिनका नाम है सूरठ। ठीक है, अब ये परीक्षित का क्वेश्चन आता है हरियाणा जीके के अंदर कि परीक्षित कौन थे। जैसे ही महाभारत काल की बात चली हुई है, उस महाभारत काल में आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था वो किसको दिया था? अर्जुन को। और अर्जुन का पुत्र जो था उसका नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, यानी जिस जगह वो जाल में फंसे थे उस जगह का नाम था अमीन गांव, जिसको अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है कि बताइए अमीन गांव का नाम क्या रख दिया गया है? तो उसका आंसर आता अभिमन्युपुर कर दिया गया है। और अभिमन्यु का जो पुत्र था वो परीक्षित था, और इसी परीक्षित के समय से ही हरियाणा या पूरे भारत के अंदर अगर बात की जाए कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। 4,32,000 साल का टोटल कलयुग है, जिसमें से परीक्षित जो है, परीक्षित राजा के समय से ही कलयुग की शुरुआत मानते हैं। और इस परीक्षित का जो पुत्र था उसका नाम था राजा जन्मेजय। ये ऐसा इतिहास है, आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर कोई टीचर नहीं करवा सकता। और इस चीज के लिए जैसे राजा जो जन्मेजय हैं, राजा जन्मेजय ने अपने पिता जो थे परीक्षित, उनकी मृत्यु हुई थी सांप के काटने से, और इनकी मृत्यु जब सांप के काटने से हुई है तो उसके मौत का जो बदला लिया वो उसके पुत्र राजा जन्मेजय ने लिया। और वो मौत का बदला कैसे लेंगे? उन्होंने सफेदों के अंदर एक यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ का नाम क्या था? सर्प दमन यज्ञ। सांपों को दबाने के लिए एक आहुति डाली गई थी, और वो जो यज्ञ करवाया है वो कहां करवाया है? सफेदों के अंदर करवाया है। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं मैं कि जैसे हरियाणा में कुरु वंश चला हुआ था और एक था पंचाल वंश, क्योंकि 16 महाजन पदों में से हरियाणा के 2 ऐसे महाजन पद थे, एक कुरु और एक पंचाल, जिसमें हरियाणा के भाग शामिल किए गए थे। राजा कुरु जब जाते हैं पंचालों के पास तो उनको हरा देते हैं। अब हराने के बाद दक्षिण के क्षेत्र पर भी किसका अधिकार हो जाता है? राजा कुरु का। और राजा कुरु ने आगे देखा कि हरियाणा की जमीन के ऊपर बहुत सारी जमीन है जिसके ऊपर जंगल ही जंगल है, और उन जंगलों को साफ करवाया। और साफ करवाने के बाद वो हल चलाता है। हल अगर चलेगा तो क्या पैदा होगा? अनाज पैदा होगा। अनाज पैदा हुआ है तो किस युग की शुरुआत मानी गई है? कृषि युग की। 2019 के कलर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत किस राजा के समय से मानते हैं? तो आपका आंसर आता है राजा कुरु के समय से मानते हैं। कृषि अगर शुरुआत हुई है तो पशुपालन भी शुरू हुआ होगा, और पशुपालन के बाद संस्कृति और सभ्यता का क्या होता है? विकास होता है। और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? जो राजा कुरु ने जितना भी क्षेत्र साफ करवाया था उस क्षेत्र को कहा गया है कुरु क्षेत्र। यही कारण है, मैंने अभी बताया कि पॉलिटिकल में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम से विधानसभा सीट नहीं है वो कुरुक्षेत्र ही है, क्योंकि ये राजा कुरु के द्वारा बसाया गया क्षेत्र था। अब भी देखो उत्तर पूर्व के अंदर और दक्षिण पश्चिम 2 अलग अलग पोर्शन है। उत्तर पूर्व में भी अनाज पैदा करके देखा गया और दक्षिण पश्चिम के अंदर भी अनाज पैदा करके देखा गया। जहां अनाज ज्यादा पैदा हुआ उसका नाम बहुधान्यक प्रदेश, और जहां अनाज कम पैदा हुआ उसका नाम खांडो प्रदेश रखा गया। और बहुधान्यक जो प्रदेश नाम रखा गया उसका अर्थ होता है बहुत सारा अनाज। अभी इसमें क्वेश्चन और आता है कि जैसे ही दक्षिण के अंदर पंचालों को हरा देते हैं राजा कुरु, तो हराने के बाद जो दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र था उसके ऊपर राज करवाने के लिए वो किसको भेजते हैं? तो इसके उत्तराधिकारी, क्योंकि राजा कुरु ने अपना उत्तराधिकारी परीक्षित को चुना, परीक्षित का उत्तराधिकारी जहू बना था, और जहू का जो उत्तराधिकारी बना है वो कौन बना है? सूरठ नाम का एक व्यक्ति है वो बना है। और जो परीक्षित हैं वो कौन है? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु है, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हैं। और परीक्षित की जो मृत्यु है वो सांप के काटने से हुई थी, जिसकी मौत का बदला राजा जन्मेजय के द्वारा लिया गया सफेदों के अंदर, और सर्प दमन यज्ञ उन्होंने करवाया था। और जो सफेदों है, आज भी सफेदों का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या आता है?
सर्पदमन। अभी एक कहानी और बनती है, जो ये कुरु वंश है, इस कुरु वंश का एक अन्य राजा भी था। कुरु वंश का एक अन्य राजा है जिसका नाम है शांतनु। और जो शांतनु है, शांतनु की दो रानियां हुआ करती थी, एक गंगा और एक सत्यवती। इनमें से अभी पीछे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि बताइए हिंदू पुराणों में भीष्म का वास्तविक नाम क्या है, क्योंकि गंगा के 9 पुत्र हुए थे, 8 गंगा में बह दिए और एक बचा था जिसका नाम क्या है, भीष्म। ठीक है, जो गंगा का जो पुत्र है वो भीष्म बचा था, और इसी का जो वास्तविक नाम है भीष्म का, ये क्वेश्चन आता है, इसका वास्तविक नाम है देवव्रत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी इसी तरीके से डीप हरियाणा जी के पूछती है। और जो सत्यवती है, सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक का नाम विचित्र वीर्य और एक का नाम था चित्रांगद। ये मैंने आपको पूरा जो डिटेल है एक फैक्ट से कैसे कंसेप्ट बढ़ता है वो इतिहास आपको समझाया। 2 पोर्शनों का इतिहास हमने खोला, एक तो 16 महाजन पदों में से किन 2 महाजन पदों में हरियाणा के भाग शामिल किए गए थे, तो 2 महाजन पद हुए हैं, एक कुरु एक पंचाल, एक वो कंसेप्ट खोला। दूसरा कंसेप्ट खोला है कि महाभारत काल के दौरान हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, उसका आंसर आता है बहुधान्यक प्रदेश। और ये जैसे संस्कृति और सभ्यताओं के विकास की सारी बात आई, ये बात चली हुई है किसकी, वैदिक काल की। और लास्ट पोर्शन हमारा वो पढ़ते हैं आज का वैदिक काल का। ठीक है, वैदिक काल, जैसे वैदिक काल चला हुआ है, वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल में हरियाणा का जो नाम पड़ा, अभी पढ़ के आए हैं कि हरियाणा का नाम वैदिक काल में पड़ा था भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना। भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना। और जो ये नाम पड़ा था, ये किस जिले को ही कहा जाता था, तो भी आपका आंसर क्या आना है, कुरुक्षेत्र। क्योंकि इसी में 2 कंसेप्ट बनते हैं, यही कुरुक्षेत्र आगे चलकर, यानी कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा विवाद। जैसे मैं आपको एक और कंसेप्ट जोड़ के बताता हूं इसके साथ, कि जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा विवाद, कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा भूभाग कहलाता था श्रीकंठ जनपद। और ये नाम जो कहा गया है, ये नाम पड़ा है 6ठी से 7वीं शताब्दी में। और अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि श्रीकंठ जनपद क्यों कहा गया था, क्या रीजन था, क्योंकि ये नाम उस टाइम जो दिया था, ये नाम दिया था नागवंश के लोगों ने। अभी एचएसएससी ने भी पूछा था ये क्वेश्चन, ये नाम किसने दिया है, तो नागवंशीय लोगों ने नाम दिया है। और आपको पता है 6ठी से 7वीं शताब्दी में हरियाणा में एक वंश चला हुआ था, वो वंश कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए 6ठी से 7वीं शताब्दी में वर्धन वंश था। और वर्धन वंश के अंदर आपको पता है हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे, तो हर्षवर्धन का जो दरबारी हुआ करता था, उस दरबारी का नाम था बाण भट्ट। और बाण भट्ट की जो रचना है उन्होंने लिखी है, जिसके दरबार में रहेंगे उसी का नाम आएगा हर्षचरित। और इस हर्षचरित पुस्तक में हरियाणा का नाम पूछा जाता है। इस हर्षचरित पुस्तक में जो हरियाणा का नाम है, वो नाम पड़ा था श्रीकंठ जनपद। ये फैक्ट और कंसेप्ट यहां अटैच होते हैं। और कुरुक्षेत्र को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना कहा जाता है। और यही जानकारी अगर वैदिक काल की बात करता हूं, वैदिक काल में 2 इतिहासकार हुए हैं। एक इतिहासकार का नाम है बीबी लाल, जो आपका जो पूरा जीवन है, इन्होंने अपना पूरा जीवन वैदिक काल को दिया।
दूसरा एक इतिहासकार है जिसका नाम है संत निश्चल दास। और जो संत निश्चल दास हैं, संत निश्चल दास जिनका जन्म हुआ था कुंगड़ गांव भिवानी के अंदर, कुंगड़ गांव भिवानी के अंदर जिनका जन्म हुआ था, इन्होंने दो रचनाएं भी लिखी हैं, विचार सागर और वृत्ति सागर। विचार सागर और वृत्ति सागर, इन दो पुस्तकों के अंदर किस काल पर प्रकाश डाला है, तो आपका आंसर आता है इस निश्चल दास के द्वारा लिखा गया है विचार सागर और वृत्ति सागर, जिसमें किस काल के ऊपर लिखा उन्होंने, वैदिक काल के ऊपर लिखा है। और एक क्वेश्चन और बनता है कुंगड़ गांव भिवानी से कंप्लीट हरियाणा जीके के अंदर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटी के लिए। कुंगड़ गांव भिवानी में एक व्यक्ति पैदा हुए थे जिसका नाम है माधव प्रसाद मिश्र, और माधव प्रसाद मिश्र को कहा जाता है हरियाणा का मुंशी प्रेमचंद, हरियाणा का मुंशी प्रेमचंद। जो माधव प्रसाद मिश्र हैं, माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा हरियाणा की पहली कहानी लिखी गई थी। तो हरियाणा की जो पहली कहानी है वो कौन सी थी, तो हरियाणा की पहली कहानी थी लड़की की बहादुरी, जिसका कथानक सामाजिक होता था, समाज के ऊपर आधारित थी ये लड़की की बहादुरी। किसके द्वारा लिखी गई है, माधव प्रसाद मिश्र। और एक और प्रश्न इसमें बन सकता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा की दूसरी कहानी बताइए, तो हरियाणा की जो दूसरी कहानी है, तो हरियाणा की दूसरी कहानी जिसका नाम है डाकी डाब खाना, डाकी डाब खाना। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर नानक चंद शर्मा। और यही नानक चंद शर्मा हरियाणा का नाम क्या बताते हैं, नानक चंद शर्मा ने हरियाणा का नाम बताया था। हरियाणा को एक नाम इन्होंने नया नाम दिया और उसका नाम क्या था, आयनिक। तो हरियाणा को आयनिक किस विद्वान के द्वारा बताया गया है, तो आपका आंसर क्या आता है, नानक चंद शर्मा के द्वारा हरियाणा का नाम जो है वो दिया गया है आयनिक। इन्होंने दूसरी कहानी लिखी थी डाकी डाब खाना, और पहली कहानी अगर पूछे लड़की की बहादुरी किसने लिखी है, माधव प्रसाद मिश्र, जिसको हरियाणा का मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। इसी प्रकार जो बहुत सारे विद्वान हरियाणा के अंदर हुए हैं, और विद्वानों ने हरियाणा के कौन कौन से नाम बताए, जैसे डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। इस डॉक्टर बुद्ध प्रकाश की अगर मैं बात करता हूं, इसकी बहुत लंबी पुस्तक का नाम है द पॉलिटिकल एंड द सोशल मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एंशिएंट पंजाब। लेकिन ये तो कभी एग्जाम में आनी ही नहीं है। आपके एग्जाम में आता है कि जो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश हैं, उनके द्वारा हरियाणा का नाम क्या दिया गया है, तो उसका आंसर आता है अभिरियाना। अभिरियाना नाम दिया था डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। दूसरा आता है श्री कृष्ण। जो श्री कृष्ण विद्वान हैं, इन्होंने हरियाणा को बताया था हवम या हवस कह सकते हैं, जिसको लूटपाट का क्षेत्र बताते हैं, लूटपाट का क्षेत्र बताया जाता है। तीसरा जो नाम है वो आता है हरि राम गुप्ता। एक डॉक्टर हुए हैं हरि राम गुप्ता, HR गुप्ता भी लिखाता है, हरि राम गुप्ता। जो HR गुप्ता हैं, इनके द्वारा हरियाणा को कहा गया है आर्यना। आर्यना होता है आर्यों का घर। उसके बाद चौथा जो आता है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, श्री कृष्ण, हरिराम गुप्ता। उसके बाद लिखते हैं यदुनाथ सरकार। जैसे यदुनाथ सरकार को JN सरकार भी कहते हैं। इसने हरियाणा को बताया था कि हरियाणा का नाम क्या है, हरियाल। हरियाल और हरियाला में एक फर्क आता है। जैसे सकंद पुराण की अगर बात की जाए कि जो सकंद पुराण है, इस सकंद पुराण के अंदर हरियाणा का नाम है हरियाला, और हरियाल और हरियाला में सिर्फ एक ही आ के डंडे का फर्क है। यदुनाथ सरकार जो JN सरकार, उन्होंने हरियाणा का नाम हरियाल कहा है, सकंद पुराण में हरियाणा का नाम क्या है, हरियाला। और जो JN सरकार है, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, उस युद्ध में इन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर एक भी ऐसा घर नहीं बचा जिन्होंने अपना सगा संबंधी ना खोया हो। ये स्टेटमेंट किसकी थी, JN सरकार की थी। और उसके बाद देखते हैं
जो सकंद पुराण है, सकंद पुराण के कुमारिका खंड में नाम बताया गया। अगर आपसे खंड पूछता है, सकंद पुराण का एक खंड आता है, इंपॉर्टेंट है ये खंड, सकंद पुराण का कुमारिका खंड है। जब आपको पुस्तक और पुराणों का इतिहास पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी पुस्तकें हरियाणा के अंदर हैं जिनका बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको नाम ही नहीं पता कि क्या ये हरियाणा की पुस्तकें हैं या नहीं है, और आपको वो सारा का सारा कंसेप्ट आपके YouTube चैनल उड़ान कैंपस बरवाड़ा के ऊपर करवाने का काम हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं कि और नाम कौन कौन सा हरियाणा का जो नाम पढ़ा, वो एक इतिहासकार है जिसका नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा का जो नाम दिया है वो दिया है हरिधानक्या। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हरियाणा का नाम दिया गया हरिधानक्या। उसके बाद आता है विबुध श्रीधर, एकमात्र ऐसा जैन कवि जिन्होंने गद्य और पद्य के अंदर हरियाणवी शब्द का प्रयोग किया था, वो कौन है? श्री विबुध श्रीधर। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, वो आपसे कह देगा कि बताइए 12वीं शताब्दी के आसपास किस जैन कवि के द्वारा हरियाणवी का प्रयोग किया गया था, तो भी आपका आंसर क्या आता है? श्रीधर। और इस श्रीधर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पासना हचरियु, एक ग्रंथ लिखा था पासना हचरियु, और इस ग्रंथ के अंदर जो हरियाणा का नाम दिया गया है वो दिया गया हरियाणा। श्रीधर ने पासना हचरियु नाम का ग्रंथ लिखा जिसमें हरियाणा का नाम क्या है? हरियाणा है। और उसके बाद आता है 8वां जो नाम है, आर्य जो लोग थे, आर्य लोग हैं, उन्होंने हरियाणा का एक नाम दिया जिसका नाम है देवताओं की भूमि। देवताओं की भूमि यानी देवभूमि जिसको कहा जाता था, ठीक है। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक था हरियाणा के नामकरण का, और जो बातें फैक्ट और कंसेप्ट के अंदर शामिल की गई, और आपको ये ऐसा कंटेंट कहीं भी किसी भी YouTube चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा, वो हम उड़ान कैंपस बरवाड़ा YouTube चैनल आपको देने का काम करेगा, ठीक है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हमारा जो चैनल है उड़ान कैंपस बरवाड़ा, उड़ान कैंपस बरवाड़ा को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अगले जो कंटेंट है उसके लिए, आप नए वीडियो के लिए हम दोबारा फिर हाजिर होंगे हमारे YouTube चैनल उड़ान कैंपस बरवाड़ा।